कस्टमर भी ऐसे आते हैं, भाई मेरे को i5 का पीसी चाहिए, i7 का पीसी चाहिए। भाई i7 का चाहिए पर कौन सी जनरेशन चाहिए वो भी तो रिसर्च कर लो एक बार। और सेलिंग तो अभी 12400 FE है। इसका क्या रेट होगा? इसका रेट आपको 2500 के आसपास है। इसका रेट 2500 रुपीज में 5 ARGB फैंस है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। 4 GB का तो 730 भी आता है। 4 GB का 730 आता है भाई। कितने का? 3500 का 3000 का कार्ड है वो। 3000 रुपए का कार्ड मतलब 2800 रुपए का कार्ड है वो। 3000 का भी नहीं। गेमिंग पीसी बोल के बेच देते। गेमिंग पीसी नहीं होता है भाई। गेमिंग पीसी के ना कम से कम GTX और RTX कार्ड पे जाने पड़े। मतलब किसी का बजट ही नहीं है बिल्कुल भी नॉर्मल गेमिंग करना है, GTX कार्ड तो डालना ही पड़ेगा। मिनिमम 1650 डालना ही पड़ेगा। तो पहले हार्ड ड्राइव आती है, फिर SATA आती है, फिर NVMe आती है। प्रोसेसर में स्कैम क्या होता है? OEM प्रोसेसर का स्कैम होता है, ओपन बॉक्स प्रोसेसर का स्कैम होता है। कूलर की स्टार्टिंग कहां से हो जाती है? ये कूलर की स्टार्टिंग 1500 से हो जाती है। मतलब ज्यादा भी बॉक्स है, उसका सीरियल नंबर जो प्रोसेसर का सीरियल नंबर है वो प्रोसेसर के ऊपर रहता है, उसको मैच कर लो। दोनों सेम है तो सही है। फिर भाई फ्रीजर है, एकदम नाम ही फ्रीजर है इसका। देखो लिक्विड कूलर फ्रीजर। K सीरीज का प्रोसेसर ले लिया, B सीरीज का मदरबोर्ड डाल लिया। भाई क्या क्या कर लोगे उससे? क्या उखाड़ लोगे? ओवरक्लॉक तो फिर भी नहीं होने वाला। तो गाइस अभी मैं आया हूँ नेहरू प्लेसमेंट। यहाँ पे एक नई शॉप ओपन हुई है rigsofIndia.com नाम से, जो कि अपने दीपक भाई ने टेक्नोलॉजी गो वाला जिनका चैनल है उन्होंने यहाँ पे ओपन करी है। तो दीपक भाई क्या हाल है? बढ़िया लक्की भाई, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो दीपक भाई यहाँ पे हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नया स्टोर ओपन किया। थैंक यू लक्की भाई। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एक पीसी बिल्ड गाइड के बारे में, क्योंकि मैं काफी जगह वीडियोस बना चुका हूँ। ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग, पीसी बिल्ड, ये सब तो हम करते ही रहते हैं। थोड़ा कुछ अलग भी होना चाहिए लोगों को। मतलब इतना अकल में नहीं होता है कि भैया क्या लेना है क्या नहीं लेना है। 30-30 हजार रुपए का लोग पीसी ले जाते हैं और 10-10 हजार की कैबिनेट के साथ में। तो मतलब उस चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पीसी बिल्ड गाइड देना चाहते हैं कि कस्टमर को समझ में आए कि उसे किस बजट के अंदर क्या लेना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना है, कैसे कैसे स्कैम्स होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है लक्की भाई, तो बहुत हो गया भाई। प्राइस, ग्राफिक कार्ड के प्राइस, प्रोसेसर के प्राइस, पीसी बिल्ड के प्राइस। भाई आज ना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देते हैं इस वीडियो में। हम पूरी बात करने वाले हैं कि अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हो या कराने की सोच रहे हो या इंटरेस्ट रखते हो इस फील्ड में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आएगी। हाँ। फिर मार्केट के हिसाब से बात करेंगे कि अगर आप मार्केट में पीसी बिल्ड कराने आ रहे हो या ऑनलाइन पीसी बिल्ड के पार्ट्स ले रहे हो या बाय करने वाले हो, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक बेस्ट पीसी बिल्ड आप कैसे बाय कर सकते हो, स्कैम क्या क्या होते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे स्कैम चलते हैं भाई। GST का स्कैम, ओपन बॉक्स स्कैम, फिर OEM प्रोसेसर का स्कैम, और फिर RM में स्कैम। भाई मैं क्या बताऊं ना, स्कैम बहुत सारे हैं, गिनती नहीं करा सकता मैं। जितने कंपोनेंट्स उतने स्कैम है। जितने कंपोनेंट्स उसमें भी 3-3, 4-4, 5 टाइप के स्कैम। बाप रे, मतलब स्कैम ज्यादा है, पीसी बिल्ड कम है। पीसी देखो भाई, सिंपल सी बात है लक्की भाई, जितनी बड़ी मार्केट उतने बड़े स्कैम होते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप अवेयर नहीं हो, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, अच्छी नॉलेज नहीं है, अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली भाई आपको आपके साथ में कोई भी फ्रॉड कर लेगा या कोई भी स्कैम कर लेगा। तो बात करते हैं एड्रेस की। आना कहाँ पे पड़ेगा? आना आपको पड़ेगा नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस अग्रवाल बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 3536। रिग्स ऑफ इंडिया नाम से हमारी स्टोर है। वेबसाइट भी हमारी rigsofIndia.com, तो वहां से भी आप विजिट करके कंपोनेंट्स परचेज कर सकते हो, पीसी बिल्ड परचेज कर सकते हो। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, क्योंकि पीसी बिल्ड गाइड है, लंबी बन जाएगी वीडियो। फटाफट से कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई मैं यही बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर्स के बारे में। तो अगर किसी को पीसी बिल्ड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोसेसर ही होता है, इसी के बाद सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। तो प्रोसेसर कैसे बाय करना चाहिए? प्रोसेसर बाय करना चाहिए, देखो बहुत सारी जनरेशन आती है प्रोसेसर के अंदर। AMD और इंटेल दो ही प्रोसेसर बनाती है कंपनियां, ये जमाने से बनाती हुई आ रही है और यही बना रही है अभी तक। ठीक है। तो उसमें मतलब क्या करते हैं, मतलब i5, i7, i9 इस तरीके से कस्टमर को मतलब बोल के दे दिया जाता है। या कस्टमर भी ऐसे आते हैं, भाई मेरे को i5 का पीसी चाहिए, i7 का पीसी चाहिए। भाई i7 का चाहिए पर कौन सी जनरेशन चाहिए वो भी तो रिसर्च कर लो एक बार। तो उन चीजों के बारे में आपको रिसर्च करना है। अगर आपको कोई ऐसे बोल के दे रहा है तो उससे पहले यही पूछो कि भाई कौन सी जनरेशन है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना 20-30 हजार रुपए में भी i5 हाँ i7 मिल जाएगा ना भाई आपको, पर कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन का क्या करोगे भाई? वो जमाने पुराने हो गए। ठीक है, तो उस पे मत जाओ, वो भी देखो कि i5, i7, i9 के साथ में कौन सी जनरेशन है। अभी लेटेस्ट जनरेशन है आपकी 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन। तो मिनिमम आप 12 जनरेशन पे तो जाओ ही जाओ। मतलब अब अगर कोई नया पीसी बिल्ड कर रहा है, बजट ठीक ठाक है, 30-40 भी है, तो भी 12 जनरेशन जाने का फायदा नहीं है बिल्कुल भी। उससे नीचे जाना भी नहीं चाहिए अभी के हिसाब से। और AMD में अगर कोई जा रहा है तो Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 ये सीरीज आती है। इसमें आती है बस सीरीज 3000 सीरीज, 5000 सीरीज, 7000 सीरीज, 8000 सीरीज। ठीक है। तो अभी तो 9000 सीरीज भी आ चुकी है, लेटेस्ट है। तो कम से कम 5000 सीरीज के प्रोसेसर पे तो जाओ ही जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे कोई बनता है जिसका बजट है सिंपल 50,000 रुपए का, उसको एक ऐसा पीसी चाहिए कि गेमिंग करवा दे, वीडियो एडिटिंग करवा दे,
इंटेल लेना चाहिए या फिर AMD लेना चाहिए? 50,000 में अभी के हिसाब से एक बेस्ट प्रोसेसर है भाई 12400F विद ग्राफिक कार्ड, आपका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड उसमें आ जाएगा आपका RTX 3050 या 3060 भी उसमें डाल सकते हो, थोड़ा बहुत और बजट बढ़ा के। एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और एक बेस्ट मतलब पीसी बिल्ड बोल सकते हो उसको आप। गेमिंग एडिटिंग आराम से कर सकते हो, एक मतलब इस बजट के अंदर बहुत तगड़ा पीसी बन जाएगा। ठीक है। और इस टाइम पे ऐसा कौन सा CPU है, राइजन कह लें या फिर इंटेल के अंदर कह लें, जो इस टाइम पे मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है? हॉट सेलिंग तो अभी 12400F ही है, मतलब सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। वो जो प्राइस रेंज के अंदर वो आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है अभी। एक अप्रोक्स प्राइस आप बताओगे? अप्रोक्स प्राइस उसका 9300 9400 के आसपास मिल जाएगा डेली बेसिस पे। हाँ, वो थोड़ा बहुत 200-400 ऊपर नीचे। ठीक है, ठीक। तो अभी बात करते हैं जेन्युइनिटी के हिसाब से। इधर आप बॉक्स देख सकते हो भाई, ये AMD के बॉक्स है, ये इंटेल के बॉक्स है, ठीक है। तो दो ही कंपनियां हैं, तो ये AMD की आप बॉक्स देख रहे हो, ये ना इस तरीके से पूरा सील्ड आता है, इधर पूरा सील्ड रहता है ये, मतलब बाय करते टाइम सील चेक करनी है। सील भाई प्रॉपर चेक करनी है, बिना सील चेक करे तो कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लेना है, चाहे वो प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, ग्राफिक कार्ड हो, कोई भी नहीं लेना है। प्रोसेसर में स्कैम क्या होता है, OEM प्रोसेसर का स्कैम होता है, ओपन बॉक्स प्रोसेसर का स्कैम होता है। तो इन चीजों को आप कैसे चेक कर सकते हो, जो भी बॉक्स है उसका सीरियल नंबर, जो प्रोसेसर का सीरियल नंबर है वो प्रोसेसर के ऊपर रहता है, उसको मैच कर लो, दोनों सेम है तो सही है। फिर सेकंड जो ऑप्शन है, जो भी इंटेल है या AMD है प्रोसेसर है, उसकी ऑथराइज वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाओ, उस पे लिखो इंटेल वारंटी चेक, इंटेल प्रोसेसर वारंटी चेक या AMD प्रोसेसर वारंटी चेक, और जो ये सीरियल नंबर है इसको डाल दो उस वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप डालोगे, डालने के बाद में पूरी डिटेल उस जो प्रोसेसर की है उस कंपोनेंट्स की आ जाएगी। ये प्रोसेसर में नहीं, ग्राफिक कार्ड, मदरबोर्ड, सब में ये रूल अप्लाई होता है, मतलब चेक कर सकते हैं। तो OEM प्रोसेसर से बचो, क्योंकि OEM को आप पहचान भी नहीं पाओगे। मतलब अभी क्या मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग बाग, OEM प्रोसेसर को लाके अंदर डाल के वो बस ये सील्ड वगैरह थोड़ा मतलब इसको चिपकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी भी लो ना प्रोसेसर को, ऐसे सील चेक कर दो पूरा दबा के भाई, ठीक है ना, क्योंकि OEM प्रोसेसर आते सस्ते हैं, ठीक, क्योंकि वारंटी वगैरह सेम रहती है OEM प्रोसेसर की भी। OEM लेने में और ये डब्बे वाले प्रोसेसर लेने में क्या फर्क है? मतलब वारंटी सेम रहती है, फर्क इतना है वो ओपन बॉक्स आते हैं, ओपन बॉक्स। तो भाई सेटिस्फाई नहीं होगा कोई भी, दिल से बोल रहा हूँ भाई, कोई भी नहीं होगा। जब कोई 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो ऐसी क्यों ओपन लो यार, 4-5-10 हजार रुपए के चक्कर में क्यों अपना बेकार करेगा इतना पैसा। तो ये चीजें हैं। इंटेल AMD की ऐसी सील आती है, और जो इंटेल की है, इंटेल की तो भाई पूरी इस तरीके की सील आती है, वर्ड रहते हैं, जैसे आप इसको छुटाओगे तो ये बॉक्स पे ना वर्ड छूट जाते हैं, तो ये दोबारा लगेगा भी नहीं, तो ये तो आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है। तो वही जनरेशन वगैरह देख के लो, चेक करके लो। और प्रोसेसर की परफॉर्मेंस चेक करनी है भाई, उसमें कितनी पावर है, तो उसकी कोर और थ्रेड्स चेक कर लो। ठीक है। दीपक भाई, कोई बंदा ऐसा है जिसको अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाना है, तो मैं देखता हूँ इंटेल में भी ऐसे CPU आते हैं जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ होते हैं, AMD के अंदर भी होते हैं, तो कौन से साइड जाना चाहिए जहां पे हम लोग अभी के लिए ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हैं और गेमिंग करनी है? ठीक है, तो आपको ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हैं, गेमिंग करनी है आपको, तो APU बिल्ड आते हैं, आपके APU आते हैं इंटेल में भी और AMD में भी, जिसमें आपके डेडिकेटेड मतलब इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो वो बिल्ड आप बना सकते हो। मतलब वो बिल्ड कौन बनाते हैं, जिनका बजट कम होता है, वो ग्राफिक कार्ड अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं डाल सकते, तो वो जा सकते हैं। बेस्ट APU मतलब बोलेगे तो 5600G, और अभी GT आ चुका है। तो इसमें ना सीरीज होती है, मैं दोनों सीरीज में मतलब डिफरेंस बता देता हूँ। इंटेल में कौन कौन सी सीरीज आती है, AMD में कौन कौन सी सीरीज आती है। पहले इंटेल के बारे में बात करते हैं। इंटेल में आता है पहले F सीरीज। F सीरीज का मतलब अगर कोई F सीरीज ले रहा है जिसके पीछे F लिखा है प्रोसेसर के पीछे, जैसे 12400F, 12700F, जहाँ पे F आ गया उसका मतलब है कि आपको इसमें ग्राफिक कार्ड डालना ही पड़ेगा। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता, अगर नहीं डालोगे तो आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी। फिर दूसरी जो सीरीज आती है वो आती है प्लेन सीरीज। उसके पीछे कोई मतलब कोई भी वर्ड नहीं लिखा होता, कोई भी अल्फाबेटिक नंबर नहीं होता, ठीक है, यानी 12400, 12500, बिल्कुल 14500। तो इस तरीके से जो प्रोसेसर आती है उसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं भी डालोगे तो आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, लेकिन गेमिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नीड होती है। तो वो आप फ्यूचर में डाल सकते हो जैसे आपका बजट बनता है, तो उस हिसाब से बिल्ड किए जाते हैं। तो फिर आता है आपका K सीरीज और KF सीरीज। K सीरीज जो होती है वो आप मतलब उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, ठीक है, तो ये काफी अच्छी सीरीज होती है। इसमें आप ग्राफिक कार्ड भी नहीं डालोगे तो डिस्प्ले आ जाएगी, तो इसके प्राइस भी थोड़े हाई होते हैं उस हिसाब से। फिर आती है KF, तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें F आ गया K के साथ में, इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो पर ग्राफिक कार्ड डालना पड़ेगा। तो ये KF सीरीज हो गई। एंड बात करते हैं राइजन में, G सीरीज वाले देखता हूँ। हाँ, तो राइजन में आती है, राइजन के बारे में बात करते हैं। राइजन में आते हैं जो G सीरीज आता है, G का मतलब उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, उसमें आप ग्राफिक कार्ड नहीं डालोगे तो आपकी डिस्प्ले आ जाएगी। आगे फ्यूचर में फिर डाल दो वो भी चल जाएगा डेडिकेटेड। फिर आती है प्लेन सीरीज। प्लेन सीरीज का मतलब है उसमें आपको ग्राफिक कार्ड डालना ही पड़ेगा,
बिना बिना ग्राफिक कार्ड डाले आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगी। ठीक है। फिर आती है एक्स सीरीज, जैसे इंटेल में के सीरीज आती है, इसमें आती है एक्स सीरीज। इसको आप अनलॉक कर सकते हो, वर्कलॉक कर सकते हो, मतलब काफी अच्छी चीज होती है ये AMD की। फिर 3D वाले प्रोसेसर भी आ गए अभी। ठीक है। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मतलब एक्स वाले जो प्लेन वाले हैं उससे काफी हाई होती है। उसमें एक्स्ट्रा कैचे MB मिलती है, कोर थ्रेड्स एक्स्ट्रा मिल जाती है। लोगों के लिए होता है वो जो वर्क स्टेशन बनाते हैं, स्टूडियो पर्पस, किसी को पीसी बनाने, हाई एंड गेमिंग करनी है, जो लोग काम बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है वो। बात करते हैं मदरबोर्ड्स के बारे में, क्योंकि मदरबोर्ड ऐसा कंपोनेंट है कि काफी लोग उसमें थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं और i9 का CPU लेके भी उसके साथ में B सीरीज या S सीरीज भी लगा देते हैं। हाँ, मतलब K सीरीज का प्रोसेसर ले लिया, B सीरीज का मदरबोर्ड डाल लिया, भाई क्या क्या कर लोगे उससे, क्या उखाड़ लोगे? ओवरक्लॉक तो फिर भी नहीं होने वाला। अनलॉक तो फिर क्या मतलब i9 लेने? हाँ, वही क्या मतलब उसको लेने का। तो मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है भाई जिसमें आपके पीसी के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो सारे उसी में लगते हैं। तो इसलिए मदरबोर्ड को भाई सोच समझ के लो, अच्छा मदरबोर्ड लो, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के अंदर ही आपके लगते हैं। तो मदरबोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचरिस्टिक मदरबोर्ड लो कि आप फ्यूचर में उसमें अपग्रेड कर पाओ कोई भी कंपोनेंट्स। तो मदरबोर्ड आप ले रहे हो तो मदरबोर्ड में ना भाई कुछ चीजें होती है जो आपको देख के लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका बजट ही आपको देखना है, बजट के हिसाब से कौन सा मदरबोर्ड आपको मिल सकता है वो आपको देखना है। ठीक है। इंटेल और AMD दोनों सीरीज के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे AMD के जो बोर्ड है, जो फेमस बोर्ड है, B450 हो गया, A520 हो गया, B550 हो गया, फिर आपका B650 हो गया, वो DDR5 आता है। 7000 सीरीज के जो प्रोसेसर है वो उसमें यूज होता है। ठीक है। और 7000 सीरीज के जो प्रोसेसर है अगर आप लगा रहे हो तो उसमें DDR5 ही मदरबोर्ड लगेगा, DDR4 सपोर्ट ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात। फिर आपके X सीरीज आती है, X670, X570, और फिर आपके जो अभी लेटेस्ट आई है 870। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो Ryzen 5 जैसा अगर कोई CPU लगा रहा है तो उसके लिए B550 मोर देन इनफ। B450 अगर बजट कम है, अगर बजट सही ठीक ठाक है तो B550 डालो ही डालो, क्योंकि फ्यूचर में अपग्रेड अच्छा हो जाएगा उसमें। ठीक है। एंड वो AM4 सॉकेट पे, यानी DDR4 वाला DDR4 वाला, और जो AM5 आया है वो पूरा DDR5 के ऊपर है। ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे इंटेल के बारे में। इंटेल में भी बेसिक से लेके हाई लेवल तक जाते हैं। ठीक है। इंटेल में फिर आपकी जनरेशन के हिसाब से मदरबोर्ड होते हैं कि आपकी कौन सी जनरेशन है। अगर 10th या 11th जनरेशन है उनके अलग बोर्ड आते हैं, पर हम यहाँ पे 12, 13 और 14 के बारे में बात करते हैं। तो 12 जनरेशन के जो बोर्ड है, या 13 जनरेशन का जो बोर्ड है, या 14 जनरेशन के जो बोर्ड है, वो 610 से स्टार्ट होते हैं। तो एंट्री लेवल जैसे आपको बिल्ड करना है i3 में 12 जनरेशन के साथ में, तो उसमें H610 आप डाल सकते हो। ठीक है, बजट के हिसाब से हो जाता है। उसमें i5 भी डाल सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। B760 तो जाओ ही जाओ कम से कम, अगर i5 के साथ में कोई बिल्ड करा रहा है 12 जनरेशन में, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थोड़ा हो जाएगा, आप कंपोनेंट्स अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है। अगर वो H610 डाल रहा है तो बजट के हिसाब से डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको K सीरीज के लिए आपने K ले लिया, K सीरीज ले लिया, 3900K या 13700K या 14700K, 4900K मदरबोर्ड आप उसमें डालो B760, तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ओवरक्लॉक ही नहीं होगा, परफॉर्मेंस भी नहीं देगा, क्योंकि वो मदरबोर्ड डिजाइन ही नहीं किए गए उस हिसाब से। तो उसके लिए Z सीरीज आती है, Z790। ठीक है। Z790 और Z690 डिसकंटिन्यू हो चुका है, वो अभी मार्केट में नहीं आता, तो उसका कोई मतलब नहीं है लेने का। तो Z790 आता है, उसमें फिर अलग अलग ब्रांड आती है, अलग अलग मॉडल आते हैं, वो फिर आपको देखना होगा, रिसर्च करनी होगी उसके बारे में। तो K सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तो Z सीरीज वाले मदरबोर्ड पे ही जाओ, तो उस हिसाब से आप एक बेस्ट मदरबोर्ड ले पाओगे और उसका सही परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। बेस्ट कॉम्बिनेशन भाई आप बना सकते हो, टेक्नोलॉजी बहुत अभी अपडेट हो चुकी है। ChatGPT आ चुका है, उससे भाई सजेशन ले लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो। तो उस तरीके से अगर नहीं हो रहा तो भाई मेरे पास कॉल कर लो, फुल गाइडेंस मिलेगी। हमारी पूरी टीम है, जितनी भी टीम में बंदे हैं भाई पूरे प्रोफेशनल है, सबको अच्छी नॉलेज है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, और इन कंपोनेंट्स के बारे में जो भी है आपको अच्छा सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेना ना लेना वो आपकी बात है, आपके ऊपर है। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़े ग्राफिक कार्ड के बारे में। ठीक है। तो भाई देखो, जो भी पीसी बिल्ड कराते हैं उसके ना 3 ही कंपोनेंट सबसे ज्यादा मतलब हैवी मतलब होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि 60 to 70% अमाउंट इन्हीं के अंदर जाती है आपकी पूरे पीसी की। तो अगर ये अच्छे नहीं तो पीसी भी फिर अच्छा नहीं होगा आपका। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, बाकी चीजें बाद में अपग्रेड भी हो सकती है, बिल्कुल ये अपग्रेड नहीं हो सकते, इनको करने के लिए थोड़ा धन चाहिए। थोड़ा नहीं, काफी धन चाहिए, तो वो चीजों का ध्यान रखो। तो अभी हम ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो ग्राफिक कार्ड भी मेन इंपोर्टेंट होता है भाई। वो ग्राफिक कार्ड में ना बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे थे अभी मार्केट के अंदर। तो कोई भी आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो ना भाई, प्रॉपर एकदम देख के लो, सील्ड पैक है या नहीं है, पूरा इस तरीके से मतलब सील्ड आती है पूरा, ये देखिए। ठीक है। ये सील्ड पैक कार्ड है पूरा। सीरियल नंबर वगैरह वेबसाइट पे डाल के चेक कर सकते हो, वारंटी वगैरह रजिस्टर तो नहीं है, या किसी ने पहले यूज तो नहीं किया हुआ है। क्योंकि अभी मार्केट में क्या स्कैम चल रहा था ग्राफिक कार्ड का, ग्राफिक कार्ड को खोल के एकदम चिकना बना के WPIP मार के बॉक्स पैक करके सील वगैरह
फेक फेक सील चिपका के, तो वैसे सेल किए जा रहे थे ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये सब भी होता है, ये सब भी होता है भाई, बिल्कुल होता है। तो इन चीजों से बचना है आपको, ठीक है ना। तभी मार्केट में मैं देखता हूँ कई बार ऐसे भी होता है, जैसे जिस बंदे को नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, बस वो आ गया पीसी लेने, तो दुकानदार उसको ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड हाँ, है, ये इस पे स्कैम चल होता है जाएगा। भाई। ये 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, 4 GB का तो 730 भी आता है। 730 आता है। 4 GB का 730 आता है भाई, कितने का? 3500 का, 3000 का कार्ड है वो। 3000 रुपए का कार्ड मतलब 2800 रुपए का कार्ड है वो, 3000 का भी नहीं। गेमिंग पीसी बोल के बेच देते हैं। गेमिंग पीसी नहीं होता है भाई। गेमिंग पीसी के लिए ना कम से कम GTX और RTX कार्ड पे जाने पड़े, मतलब किसी का बजट ही नहीं है बिल्कुल भी नॉर्मल गेमिंग करना है, GTX कार्ड तो डालना ही पड़ेगा, मिनिमम 1650 डालना ही पड़ेगा। और AMD में एक, RX 770। हाँ, एवरेज गेमिंग करनी है तो भाई RTX सीरीज तो जाना ही पड़ेगा मिनिमम बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब AMD में भी ना बहुत स्कैम हो रहा है अभी। एक ग्राफिक कार्ड आता है RX 580, कितने जीबी का आता है वो? 8 GB का। और जिनको नहीं पता हो ना, वो जिनको नहीं पता होता कस्टमर को, उनको बोलते हैं भाई 8 GB का ग्राफिक कार्ड है भाई, गेमिंग होगी तगड़ी। भाई कौन सा ग्राफिक कार्ड है वो? बहुत पुराना है। बहुत पुराना क्या, मतलब भाई RX 580 क्या गेमिंग करोगे भाई उससे? सही बात। हाँ? मतलब VRAM दिखा दी जा रही है कि 8 GB है, तो बस मतलब बेस्ट है वो। वही भाई, आपका बिजी टट्टी कर देगा। क्या भाई, कुछ भी मतलब काम, मतलब एक तरीके से लोग उसको 4060 से भी कंपेयर कर दें, कुछ भी कर रहे हैं भाई। ये भी 8 GB है। 8 GB का मतलब ये नहीं है कि भाई वो 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, उसमें कौन सी मतलब चिपसेट यूज किया गया, कूड़ा कोर्स वगैरह कितने हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। आर्किटेक्चर कितना पुराना है, आर्किटेक्चर क्या कितना है, है, तो कूड़ा स्कोर देखते हैं आपको कितनी है। जितने ज्यादा कूड़ा स्कोर होगे उतने ज्यादा अच्छे हैं। और अगर किसी को ऐसा करना है कि मेरे को गेम खेलते खेलते उसे लाइव स्ट्रीम भी करना है, तो RTX ग्राफिक कार्ड डालना ही पड़ेगा मिनिमम। RTX तो डालना ही पड़ेगा। Yes. 3050 में भी हो जाएगा? 3050 में हो जाएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कम से कम आप 3060 जाओ। 3060 तक तो Yes. जाना चाहिए अगर गेमिंग स्ट्रीमिंग यस, और ये सब दोनों करनी है साथ में। ठीक है ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं SSD की। तो SSD आप कभी भी ले रहे हो तो अभी NVMe ही लो अभी। तो आपको मतलब SSD लेते टाइम कुछ चीजों का देखनी चाहिए। रीड राइट स्पीड कितनी है, जगह इनके रीड और राइट स्पीड कितनी है उसकी, तो वो चीजों से स्पीड मैटर करती है थोड़ा। आपका जो सिस्टम हो कितनी जल्दी बूट होगा। तो ये भी हार्ड ड्राइव के ऊपर बिल्ड बना लेते हैं। हार्ड ड्राइव के ऊपर बिल्ड बनाने का मतलब नहीं बनता आज के टाइम में। तो हार्ड ड्राइव पहले यूज होती थी, बहुत स्लो होती है हार्ड ड्राइव। अभी के टाइम में जो हार्ड ड्राइव तो मेरे हिसाब से कोई डेटा रखने के लिए भी यूज नहीं कर रहा है, उसके लिए भी SATA लेके जा रहा है। SSD लग रही है बिल्कुल। तो पहले हार्ड ड्राइव आती है, फिर SATA आती है, फिर NVMe आती है। सबसे फास्ट NVMe M.2 होती है। Gen 3 Gen 4 ये सब। हाँ, Gen 3 Gen 4 फिर Gen 5। Gen 5 भी आ गई, लेकिन Gen 5 काफी महंगी है ना? महंगी है वो, अभी इंडिया में इतना मतलब यूज नहीं कर रहे लोग। भी नहीं, Gen 4 अभी चल रही है जो लेटेस्ट है। बिल्कुल। तो SSD में आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक SSD भी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पीसी बिल्ड के लिए। वो पर ब्रांड भी मैटर करती है भाई, अच्छी ब्रांड का लो। मतलब ऐसे मतलब कोई भी ब्रांड उठा के मत लो, मतलब रेप्यूटेड ब्रांड लो। SSD काफी अच्छी चीज होती है, क्योंकि सारा डेटा उसी में होता है। अगर आपका डेटा चला गया ना तो फिर आप रोते फिरोगे। सही बात है, क्योंकि डेटा की वैल्यू भाई बहुत ज्यादा है। रैम भाई कभी भी लो, अच्छी लेटेंसी की लो। जितनी ज्यादा लेटेंसी कम होगी उतना ज्यादा आपकी रैम फास्ट चलेगी, मतलब फास्ट आपका वर्क करेगी। ठीक है। तो जैसे हमारे पास है ये Acer Predator, इसकी लेटेंसी ना CL30 है। ठीक है, DDR5 में है ना? DDR5 में है, DDR4 में भी आती है आपकी। तो DDR मतलब कभी भी रैम लो तो आपको पहले देखना हो कितने मेगाहर्ट्ज की है। हीटसिंक वाली है, विदाउट हीटसिंक है, 2 टाइप की रैम आती है। अभी मार्केट में क्या स्कैम होता है रैम में, आपको बोल देते हैं भाई 8 GB रैम है। भाई रैम 8 GB है, कौन सी ब्रांड की है, विदाउट हीटसिंक है, विद हीटसिंक है, कौन सी है भाई? 8 GB रैम में ये भी आती है, 8 GB रैम में ये भी आती है भाई, ठीक है। कौन सी ब्रांड है? यही रैम सिर्फ ये 16x2 32 GB की है, ये 10,000 की है। अगर इसकी लगाए हम, ये 16x2 ये कितने का है? ये 3500 रुपए की रैम है। तो कौन सी ब्रांड है, कौन सा हीटसिंक है, विदाउट हीटसिंक है, वो चीजें देख के लो। क्योंकि हीटसिंक वाली जो रैम होगी ना वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरा ये रहेगा और ऊपर से पूरा कवरिंग रहेगी। DDR5 जो है ना DDR4 के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट है भाई, सीरियसली। तो यानी आज के डेट में अगर कोई कर रहा है बिल्ड तो कोशिश करे कि DDR5 पे ही जाओ। बिल्कुल, अगर कोई बिल्ड कर रहा है तो DDR5 पे ही जाओ अभी, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज्यादा सेफ है। और DDR5 पे जा रहे हो तो DDR5 ही मदरबोर्ड आपको डालना पड़ेगा। पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। पावर सप्लाई को बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग, मतलब यार कोई भी है कि भाई पावर सप्लाई तो है, पावर सप्लाई है भाई, ठीक है, पर पावर सप्लाई भाई ऐसी चीज है जिससे आपके पूरे पीसी को पावर मिलने वाली है। ये ना इसके कुछ टाइप होते हैं। एक आती है प्लेन ऐसी, उसमें कोई ब्रोंज कुछ नहीं होता, ऐसी आती है वो 400 वोट, ये वो कुछ नहीं होता, वो बस पावर के लिए यूज होती है पावर सप्लाई। ठीक है। फिर आती है आपकी ब्रोंज सीरीज, फिर गोल्ड सीरीज, फिर प्लेटिनम सीरीज। तो उसमें आपको देख के लेना है।
कि जो ब्रोंज सीरीज है वो आपको अगर बिल्ड करा रहे हो 40,000 50,000 का बिल्ड करा रहे हो 60,000 का बिल्ड करा रहे हो तो ब्रोंज सीरीज उसमें डाल दो, क्योंकि बजट के हिसाब से वही सेट बैठेगी। फिर अगर आप 80,000 1 लाख से ऊपर का बिल्ड करा रहे हो तो मिनिमम गोल्ड पे तो जाओ ही जाओ। फिर उसके ऊपर आती है ना प्लेटिनम, आपकी सबसे पावरफुल। ये देखिए प्लेटिनम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर होती है आपकी 92% का हाई एफिशिएंसी। यस, इसकी एफिशिएंसी ना जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा आपकी पावर सप्लाई 1000 वॉट की है। 1000 वोट की है। ये ना सुपर फ्लावर, ये वर्ल्ड की टॉप 3 ब्रांड में आती है सुपर फ्लावर। तो इसका तो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, ये मतलब आसानी से नहीं मिलेगी आपको इंडिया के अंदर, और इंडिया में किसी किसी वेंडर को भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। भर भर के पड़ी है हमारे पास में सुपर फ्लावर। जो भी आप कंपोनेंट्स ले रहे हो उसकी टीडीपी देख लो, क्योंकि जब आप पीसी बिल्ड कराते हो सबसे ज्यादा पावर आपका ग्राफिक कार्ड लेता है। आपके जो कंपोनेंट्स है उसमें पावर, जो ग्राफिक कार्ड हो गया, फिर लिक्विड कूलर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड हो गया, ये लेते हैं। तो टीडीपी के हिसाब से एक जो पावर सप्लाई है उसको सिलेक्ट करो। टीडीपी मतलब वो कितना पावर उसको मिनिमम चाहिए, कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, उस हिसाब से हमें पावर सप्लाई लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पावर सप्लाई की बात। अब बात करते हैं एयर कूलर और लिक्विड कूलर के बारे में। तो ये मतलब 3 टाइप के आते हैं। एक बात आपकी स्टोक कूलर जो कि प्रोसेसर के साथ में ही आता है, जो आता है, ठीक है। एक आता है फिर आपका एयर कूलर। एयर कूलर इस टाइप के आपके होते हैं, एक पूरा एक फैन दिया होता है ऊपर और यहाँ पे हीटसिंक रहती है, पूरा प्रोसेसर के ऊपर बैठ जाता है और ये पूरा आपकी हीट को ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है फैन। ठीक है, तो इस तरीके के आपके एयर कूलर आते हैं। फिर आते हैं आपके लिक्विड कूलर। लिक्विड कूलर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए उसमें 240 ml 360, फिर आता है आपका 420। तो इस तरीके के आपके लिक्विड कूलर आते हैं, उससे भी ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर अच्छा यूज उनको करना है, थोड़े हैवी टास्क परफॉर्म करने हैं तो एयर कूलर तो मिनिमम जाओ ही जाओ, फिर आप लिक्विड कूलर पे जा सकते हो। एयर कूलर की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? एयर कूलर की स्टार्टिंग 1000-1500 से हो जाती है आपकी। मतलब ज्यादा खर्च भी नहीं करना है, हाँ, कूलिंग अच्छी मिल जाएगी। वही पर उसमें मैं तो बोलूंगा कि एयर कूलर अगर आप डाल रहे हो तो वही मतलब वो मत डालो 1500 वाला, थोड़ा बजट बढ़ा के थोड़ा अच्छी ब्रांड का अच्छा ले लो। वारंटी वगैरह भी उनकी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका अगर प्रोसेसर ही ठंडा नहीं होगा, प्रोसेसर ही गर्म रहेगा तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। एयर कूलर है, लिक्विड कूलर है, उसके फैन की आरपीएम स्पीड कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी फैन की आरपीएम स्पीड होगी उतना मतलब फास्ट वो घूमेगा और बाहर हवा निकालेगा। लिक्विड कूलर की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? लिक्विड कूलर स्टार्ट हो जाते हैं 4500 से। यहाँ पे ये लिक्विड कूलर है आर्टिस्ट का। भाई क्या लिक्विड कूलर है ना, ये 6 ईयर वारंटी के साथ में आता है। इसमें व्हाइट ब्लैक दोनों मिल जाएगा आपको। ये 420, ये RGB व्हाइट। भाई फ्रीजर है एकदम, नाम ही फ्रीजर है इसका, देखो लिक्विड कूलर फ्रीजर। ठीक है, तो ये कितने का है वैसे? इसका जो प्राइस है आपको 15,000 के आसपास मिलेगा, 15 to 17,000 के बीच में इसका प्राइस रहता है। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे वैसे होते रहते हैं। yes. तो लगभग ये एक एवरेज प्राइस है कि इस प्राइस पे लगभग मिल जाता है। फिर आती है आपकी कैबिनेट। कैबिनेट भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग होते हैं भाई कैबिनेट ही तो कुछ भी एक डाल दो, ऐसा नहीं होता भाई। कैबिनेट में आपके फैन होते हैं, आपका स्पेस होता है, केबल मैनेजमेंट के लिए स्पेस होता है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये एयर फ्लो के लिए आपके बहुत ज्यादा काम आती है। मतलब कुछ लोग होते हैं मेरे पास आते हैं भाई, बोलते हैं भाई मेरे को नहीं चाहिए फैन वैन RGB। भाई RGB नहीं चाहिए चलेगा, पर फैन तो डालो भाई उसमें कम से कम। बिना फैन के कैसे हीट हो गए, वो एयर फ्लो आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो कभी भी लो तो अच्छी कैबिनेट लो जिसमें फैन अच्छे हो, उसकी आरपीएम स्पीड अच्छी हो, एयर फ्लो उसका अच्छा हो, और देखने में अगर लुक मैटर करता है तो लुक वाली इस टाइप की कैबिनेट भी आपको बहुत अलग अलग ही देखने को मिल जाती है, वाइड वैरायटी। ये देखिए ये छोटी सी कैबिनेट है, बहुत अच्छी कैबिनेट है ये भी। इसका क्या रेट होगा? इसका रेट आपको 2500 के आसपास है इसका रेट। 2500 रुपीज में 5 ARGB फैंस है। हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली है, पीसी बिल्ड गाइड दे दिया आप लोगों को। अभी भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप लोग भाई को कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल भाई। थैंक यू दीपक भाई इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू लक्की भाई, आप आए।